वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 27 जुलाई 2022 है, दिन है वेंसडे। और दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कोर्ट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जजेस की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन वी हैव एग्जीक्यूशंस इन म्यांमार के पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कर्ब इम्पोर्ट्स टू चेक चाइना ट्रेड गैप। ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैक्चुअल है, मज़ा आएगा। फोर्थ वन इज़ अबाउट मंकी पॉक्स एंड ह्यूमन फॉली। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल, एक डॉक्टर साहब ने आर्टिकल लिखा है और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। और फिफ्थ जो आर्टिकल है, पाथ टू ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर जो 5G नेटवर्क है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट। तो लेट्स क्रैक ऑन। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशियरी के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद कॉलेजियम क्या है वो पता ना हो, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन कि ये कॉलेजियम है क्या। ये सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, वैसे ही हाई कोर्ट का भी कॉलेजियम होता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। जब जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आती है तो हाईएस्ट बॉडी अगर कोई है हमारे देश में जो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में सोचती है, तो दैट इज़ कॉलेजियम, राइट। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, इसमें टोटल पाँच जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और फिर 4 जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो होते हैं। तो ये 4 जज और द फिफ्थ वन इज CJI। तो ये 5 जजेस जो हैं वो क्या करते हैं, ये मिलकर नाम जो है वो तय करते हैं। फिर ये नाम जो है वो सरकार को दिया जाता है। फिर सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो है वो IB रिपोर्ट्स और सारे अलग अलग रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें देखकर फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास एक फाइनल लिस्ट जो है वो भेज देती है और फिर जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में अपग्रेड करना या फिर किसी अलग अलग जो हमारे देश में हाई कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर कोई लेट्स से एडवोकेट हैं तो उनको एज ए जज के तौर पर पोस्टिंग देना, तो ये सारा काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम ने 13 एडवोकेट्स का नाम जो है वो अप्रूव किया है फॉर द अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। और वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 13 नए जजेस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने इसका ये 13 जजेस का नाम जो है वो अप्रूव कर दिया है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 85, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर 85 जजेस हो सकते हैं। और फिलहाल कितने जजेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, 46 जजेस। तो आप पकड़ लीजिए रफली 50% जितनी वैकेंसी यहाँ पर हैं। और ये 46 जजेस में से 18 ऐसे जजेस हैं जो दिसंबर 2023 तक रिटायर हो जाएंगे। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 4.5 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है। ये तो सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम्पल है। यही चीज़ जो है ना वो मोर लाइकली हमारे देश की बाकी की जो हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी सेम सिनारियो हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 सिटिंग्स हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की और टोटल 56 नेम्स जो हैं वो क्लियर किए गए हैं फॉर 9 हाई कोर्ट्स। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो इन 25 हाई कोर्ट्स में से 9 हाई कोर्ट्स के लिए कितने 56 नामों को अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में। और 1 जुलाई 2022 की बात करें तो हमारी जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उसमें टोटल 381 वैकेंसीज हैं। हमारी 25 हाई कोर्ट्स में टोटल 1108 जजेस होने चाहिए। फिलहाल 727 जजेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी की वैकेंसीज हैं एज यू कैन क्लियरली सी हियर। तो 381 वैकेंसी, 727 जजेस काम कर रहे हैं। जस्टिस रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और सिर्फ जस्टिस रमन्ना नहीं, इनके पहले भी जो CJI थे, तो लगभग सभी CJI ने एक लंबे समय से यही बताया है कि हमें कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स जो हैं थोड़ी फटाफट करने की ज़रूरत है। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि कॉलेजियम जो हैं ये लिस्ट किसके पास भेजता है, गवर्नमेंट के पास।
तो ये जो गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से फिर यहाँ पर आने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है। और चीफ जस्टिस रमन्ना का कहना ये है कि एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी जो हैं इनके इन एक्शन की वजह से डिले होती है, कि फटाफट डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेने में बहुत देर लगाते हैं, हद से ज़्यादा देर लगाते हैं। तो यही वजह है कि कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू साहब ने ये कसम खाई है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर फिलहाल जो टोटल कुछ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारी जुडिशरी में, तो उसको कम करके 2 करोड़ केसेस कर देंगे। और इसके लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। कोर्ट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको हमें भरना होगा, राइट। और पूरी सिस्टम जो है उसको एक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सरकार और जुडिशरी अगर मिलकर काम करेगी तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। अकेले अकेले सिलोस में काम करेंगे, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सिलोस यानी कि इंडिविजुअली काम करना। तो अगर जुडिशरी सिलोस में काम करेगी, एग्जीक्यूटिव सिलोस में काम करेंगे, तो कोई बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर बड़ा डिफरेंस हमें देखना चाहते हैं हम, तो वी नीड कि ये दोनों पार्टनर्स की तरह काम करें, एक दूसरे के पूरक बने, शुड हेल्प ईच अदर, ताकि इवेंचुअली हमारे देश का भला हो। और दोस्तों, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के बारे में बात बताई थी कि हम कितने पीछे हैं, और अगर डेवलपमेंट हमें चाहिए, राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में हमें काम करना पड़ेगा, राइट। उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो हर जगह पर इसकी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी, समाज में देखने को मिलेगी, राइट, इकोनॉमिक वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। अगर ये छोटे बड़े क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करना ही छोड़ देंगे, उनको पता चल जाएगा कि कुछ महीनों के अंदर ही डिसीजन आ जाएगा। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से जुडिशरी काम कर रही है तो दे विल नो। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी से जो पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करेगी तो फिर क्रिमिनल्स जो हैं, बहुत क्राइम रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, फॉर श्योर। दोस्तों, अब म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं म्यांमार के सोल्जर्स, और हाल ही में म्यांमार जुंटा यानी कि म्यांमार की जो आर्मी है, जो फ़िलहाल ये देश म्यांमार जो है वो उसके कंट्रोल में है और एक लंबे समय से आर्मी के कंट्रोल में ही रहा है, और फिर डेमोक्रेसी आई, फिर से आर्मी के कंट्रोल में आ गया। तो ये म्यांमार में एक लंबे समय से यही चीज़ जो है वो चलती आ रही है। अब म्यांमार जुंटा यानी कि म्यांमार की जो मिलिट्री है, इसने 4 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को एग्जीक्यूट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, मार दिया। और जितने भी सिविलाइज्ड नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी क्या बातचीत होगी, किसी भी चीज़ के बारे में म्यांमार की आर्मी ने नहीं सोचा। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, यूके, कितने सारे अलग अलग देश और ग्रुप्स ने, आसियान जनरली जो हैं, आसियान ग्रुप, वो एक दूसरे के मेंबर्स जो हैं, या आसियान के मेंबर्स तो एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करते, इंटरनल पॉलिटिक्स पर कोई कमेंट्स नहीं करते, लेकिन आसियान ने भी इसकी निंदा की है, इस मिलिट्री जुंटा की, यार, राइट, म्यांमार के जुंटा की। तो इन सारे देशों के बारे में कुछ नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, राइट। इट्स लाइक दे डोंट गिव ए डैम, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने निंदा की, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने इस डिसीजन की निंदा की, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े किसी भी एक्टिविस्ट को पकड़ लिया। को जिमी, फिर एक फ्यो ज़ायार थो हैं, तो ये बड़े बड़े नाम हैं, इंटरनेशनल लेवल के नाम हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंग सान सू की के साथ काम किया है। और यहाँ पर एज फार एज आई नो, ये फ्यो ज़ायार थो जो हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। और आंग सान सू की भी नो के एक बहुत बड़ा नाम है, नोबेल विजेता है। फ़िलहाल वो पहले हाउस अरेस्ट में थे दोस्तों, अब हाउस अरेस्ट में से उनको ट्रांसफ़र करके प्रिजन में भेजा गया है, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। इसका मतलब है कि जो एक अकेली मीन्स जो होती है ना, एक काल कोठरी टाइप
कि जहाँ पर आपको अकेला रखा जाता है। अब इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं कि आप किसी भी अगर किसी को जेल में डाल रहे हैं तो अकेला मत रखिए, राइट। एक लंबे समय से तो नहीं, कुछ हफ्ते के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए आप किसी को अकेला नहीं रख सकते, राइट। वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। लेकिन ये सारी चीज़ों की फ़िक्र जो है वो म्यांमार की मिलिट्री नहीं कर रही है। अब भारत एक रीजनल पावर है। इस रीजन की बात करें, अगर हम साउथ एशिया की बात करें या फिर अगर हम एशिया की बात करें, तो इंडिया इज़ ए पावरफुल कंट्री और क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग का मेंबर है, मेजर डेमोक्रेसी है, राइट। लेकिन ये एग्जीक्यूशन के बारे में भारत ने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। और वर्ल्ड स्टेज के लिए मीन्स भारत अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर देखना चाहता है और कहीं ना कहीं है भी, लेकिन अपने ही पड़ोस में कुछ हो रहा है और उसको लेकर इंडिया जो है वो चुप है, तो भारत की निंदा तो होगी यहाँ पर। और भारत का एक ट्विन ट्रैक अप्रोच है। जब म्यांमार की बात आती है, आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में से कि भारत का म्यांमार को लेकर ट्विन ट्रैक अप्रोच जो है, इसका मतलब क्या है, समझाइए। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ भारत चाहता है। नंबर वन, भारत म्यांमार की जो मिलिट्री है उसके साथ रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता, अपने खुद के हित को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है। दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू, ये चाहता है कि धीरे धीरे करके मिलिट्री जो है वहाँ की, उनको कन्विंस किया जाए, उनको परस्यूएड किया जाए कि आप डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़े, राइट। तो डायरेक्ट कोई इंटरफियरेंस और ये सारी चीज़ें भारत नहीं करेगा। भारत क्या करेगा या फिर क्या कर रहा है, मिलिट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना, अपने हित को ध्यान में रखना, और नंबर टू, धीरे धीरे म्यांमार जो है वो डेमोक्रेटिक देश की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़े। तो ये ट्विन ट्रैक अप्रोच है भारत का, ठीक है। लेकिन चलो, ये अच्छी बात है कि हमारा ये ट्विन ट्रैक अप्रोच है, लेकिन नेबरहुड में इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है और हम बिल्कुल चुप बैठते हैं, तो ये भी एज ए ग्लोबल लीडर हमारी इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना के बारे में। कैसे चाइना एक बहुत बड़ी गेम भारत के साथ खेल रहा है, इसको समझने का आज हम प्रयास करने वाले हैं। द irreversible destruction of India through deep penetration by Chinese citizens and cell phone companies is wreaking havoc in the Hindustan heartland. चाइना के सिटीजन्स हमारे देश में कितने ज़्यादा हैं और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। चाइना टाउन है, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे चाइना टाउन है, पूरा उनका एरिया है। और कुछ दिनों पहले ही मैं बता रहा था ना आपको, मैंने नया ब्रॉडबैंड लिया और जो डिवाइस आया वो ZTE का है, दैट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी। और आज भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चीज़ें जो हैं, तो उसमें ये चाइनीज़ कंपनीज़ का ही दबदबा है। अब देखिए कितने सारे मल्टी-मिलियन डॉलर के फ्रॉड्स होते हैं, चीटिंग और स्कैम, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऐसी पूरी चाइनीज़ गैंग्स जो हैं वो हमारे देश में काम कर रही हैं। और ये एक प्रकार की स्ट्रेटजी है कि कहीं ना कहीं भारत को अंदर से भी खोखला कर दो, राइट। बॉर्डर पर तो इश्यूज चल ही रहे हैं, बॉर्डर के साथ साथ सिटीजन्स को भी टारगेट करो। अब क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न कुछ ऐसे उठते हैं कि हाउ हैज़ दिस फ्लड गेट ऑफ चाइनीज़ क्राइम एंड क्रिमिनल्स ओपन। हमारे देश में इतने सारे चाइनीज़ क्रिमिनल्स रहते हैं, तो उनको अलाउ क्यों किया जाता, क्यों हम उनको हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। 2020 के बाद चाइना ने भारत के लोगों को वीज़ा देना बंद कर दिया, लेकिन ये सारे लोग तो हमारे यहाँ पर इजीली रह रहे हैं। हमारे कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका करियर जो है वो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि वो चाइना में पढ़ाई के लिए गए थे। अब पाकिस्तान और दूसरे देशों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको परमिशन दे दी, और बहुत समय के बाद भारत के स्टूडेंट्स को परमिशन दी। तो इस प्रकार की चीज़ें क्यों। और ये जो CPC है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ की जो PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, ये दोनों की एक प्रकार से मिली भगत है। और हमेशा से, राइट, ये नेक्सस रहा है उनका। CPC और PLA जो है वो मिलकर अलग अलग देशों को टारगेट करते हैं, और इसमें भारत भी आ गया। अब हमारे सिटीजन्स जो हैं वो चाइना में अगर कोई क्राइम कमिट करेंगे, तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ा जाएगा? जिस प्रकार से यहाँ पर वो ऐसे खुले घूम रहे हैं, तो क्या ऐसा हो पाएगा वहाँ पर?
क्या वीज़ा ख़त्म होने के बाद वहाँ पर हम ओवरस्टे कर पाएंगे, राइट? और क्या वो मीन्स जो जो जेल की सज़ा वहाँ पर इंडियन सिटीजन्स को हो जाती है, क्या उतनी सज़ा हमारे हमारे देश में भी हम ऐसे चाइनीज़ लोगों को दे रहे हैं? द आंसर इज़ नो। अब इसके पीछे एक पूरी एक बहुत बड़ी गेम, नेशनल लेवल की गेम चल रही है इसमें। फैक्चुअली कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए, अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया। चाइना है वो 1949 में तो हम 2 साल पहले आज़ाद हो गया कंपेयर टू चाइना। लेकिन जब हम आज़ाद हुए और जब चाइना आज़ाद हुआ तो दोनों की सिचुएशन अलग थी। जब हम आज़ाद हुए तो तुरंत ही हमें एक डिफेंसिव वॉर करना पड़ा। पाकिस्तान का जो एग्रेशन रहा जम्मू एंड कश्मीर में, तो भारत को तुरंत ही एक युद्ध करना पड़ा। फिर इंटरनल जूनागढ़ और हैदराबाद का इश्यू भी चल रहा था। अब चाइना जब आज़ाद हुआ तो चाइना ने डिफेंसिव नहीं लेकिन एक ऑफेंसिव ऑपरेशन किया। जो तिब्बत है 1950 में अपने कंट्रोल में ले लिया और हमारी बॉर्डर तक पहुंच गए। और इतना ही नहीं, फिर पाकिस्तान जो है उसने कुछ एक ज़मीन का टुकड़ा, जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा है वो चाइना को दे दिया। अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है वो चाइना ने अपने कब्ज़े में ले लिया। तो क्या किया कि एक ही स्ट्रोक में जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इंडो पाक बायलैटरल इश्यू ना रहकर ये इंडो पाकिस्तान चाइना ट्राइलैटरल इश्यू बन चुका। यू सी कि पहले एक चीज़ जो जो बायलैटरल थी, अब ये ट्राइलैटरल, एक और पार्टी इसमें घुस गई। और वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस BRI। कई बार मैंने आपको CPEC के बारे में भी बात बताई है कि भारत ने क्लियरली कहा कि देखिए आपका CPEC जम्मू एंड कश्मीर में से गुजर रहा है, और चाइना कह रहा है कि फ़िलहाल ये पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसके पास ये कंट्रोल में रहेगा उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे, उसके साथ हम डील करेंगे। आपके भविष्य में आपके पास ये आ जाएगा तो हम आपके साथ डील कर लेंगे। इतना इजीली वो बोल रहा है। और क्योंकि ये इश्यू जो है वो हमारे घर में है, हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर ये इश्यू हुआ है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके लिए तो अच्छा है। यही चाइना चाहता है। चाइना हमेशा यही करता है कि दूसरों के घर में जाकर, दूसरों की जो ज़मीन है वहाँ पर जाकर, लेट्स से कि ये किसी देश की ज़मीन है तो यहाँ पर इश्यू क्रिएट करेगा, अपने यहाँ पर कभी भी इश्यू क्रिएट करने नहीं देगा। तो ये परमानेंटली आपका एक इश्यू बन जाता है। फिर दोनों देशों के बीच में 1962 में एक युद्ध भी हुआ था, और 1961 से लेकर 1976 तक हमारे देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन 1976 के बाद हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है उसको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया। और पिछले 46 ईयर को देखें आप, 1976 से 2020, तो ये CPC-PLA जो है इसने कभी भी भारत को सुख चैन से बैठने नहीं दिया। हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ ना कुछ ट्रबल्स जो हैं हमारे लिए क्रिएट करते ही रहते हैं। और बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है वो फिगर कुछ $743.85 बिलियन का था। 1999-2000 की बात है। अब ये ट्रेड डेफिसिट अब कितना बढ़ चुका है, $72.9 बिलियन। जस्ट इमेजिन, 72.9 बिलियन। हमारा नंबर 1 एनिमी है, राइट? सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो दैट इज़ चाइना। और उनके साथ हम जो व्यापार कर रहे हैं आंख बंद करके कर रहे हैं। $72.9 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है चाइना का हमारे साथ। तो उनका कितना सारा फ़ायदा हो रहा है। आप ऑलरेडी हम उन पर डिपेंडेंट ही आप कह सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी हमारे कम हो गए। $642 बिलियन से कम होके $572 बिलियन हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट। और जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और हमारा जो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स जो है वो कम होता है, तो हमारी करेंसी पर भी प्रेशर आता है। और करेंसी जब वीक होती है तो इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और हमारे जैसा देश जो लगभग 80-85% जितना ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट एक्सपेंसिव, दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यू सी कि कितना डैमेज हमें इस रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है। इंदिरा गांधी जी के समय में 1970s और 80s के टाइम पर हमने इंपोर्ट्स जो हैं उनको कम करने की कोशिश की, कर्ब करने की कोशिश की। इसके लिए हमने 2 बड़ी कैटेगरीज बना दी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो चीज़ें एसेंशियल हैं उनको इंपोर्ट कीजिए, नॉन एसेंशियल है उनके इंपोर्ट को बंद कीजिए। और यही चीज़ जो है वो बीजिंग ने भी की थी आज़ादी के बाद। और
जब वो आज़ाद हो गया और जब वो अपनी ग्रोथ की राह पर जर्नी स्टार्ट की, तो उन्होंने भी नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनको कर्व कर दिया कि ये सारी चीज़ें हम घर में बना लेंगे, इसकी वजह से हम नेगेटिव ट्रेड बैलेंस क्यों करें। तो यही चीज़ भारत भी कर सकता है, राइट। आज देखिए जो गुरुग्राम है, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, हर अलग अलग जगहों पर चाइनीज़ गैंग्स जो हैं ये मल्टी करोड़ लोन एप्लीकेशन फ्रॉड और एक्सटॉर्शन रैकेट जो हैं वो चला रही है। और ये सारे रैकेट्स और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में भारत के ही लोग काम कर रहे हैं। यूएस से और यूके के जो स्पाई चीफ्स हैं उनका जॉइंट स्टेटमेंट आया था, CIA और MI6 यानी कि जेम्स बॉन्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो यूके की है। तो CIA और MI6 के चीफ जो हैं उनका जॉइंट स्टेटमेंट ये था कि द थ्रेट फ्रॉम चाइनीज स्पाइस इज पैरामाउंट इन वॉशिंगटन एंड लंदन एंड इट ओनली कंटिन्यूज टू ग्रो। ये बढ़ता ही जा रहा है। ये उनका जो स्पाई नेटवर्क है, खुफिया जासूस चाइना के जो हैं, वॉशिंगटन और लंदन में तो है ही, लेकिन सिर्फ वहाँ पर लिमिटेड नहीं है, दिल्ली में भी है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं है, हर जगह पर उनका पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और इसमें ये जो गेम पूरी चल रही है तो इसमें हमें हमारी गेम को अप करने की ज़रूरत है। इतनी छूट दी गई है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दोस्तों अब हम मंकी पॉक्स के बारे में बात करते हैं। कल भी हमने मंकी पॉक्स के बारे में बात की थी, तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, सिम्टम्स और वो सारी चीज़ें, यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो नई नई चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, राइट। वी नो के वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में ये एंडेमिक था। आज अलग अलग देशों में हमें ये देखने को मिल रहा है। WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर डिक्लेयर किया है। और पहले जो है ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसमिशन जो है वो अलग अलग जगहों से आने लगा। इन द सेंस के लोग जो हैं वो एनिमल बाइट्स पहले होती थी या फिर कोई बुश मीट कंज्यूम किया तो ये डिजीज़ जो है वो लोगों को, इंसानों को होता था। लेकिन अब गे सेक्स की वजह से भी ये हो रहा है। और सिर्फ दैट इज़ नॉट दी ओनली रीज़न। कल भी हमने बात की थी कि वी शुड नॉट ब्लेम गे लॉट, जो गे लॉट हैं यानी कि जो गे कम्युनिटी है उन पर इल्ज़ाम डालने से ऐसा नहीं, ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, राइट। देखिए स्क्विरल्स, माइस, रैट्स, रैबिट्स, अमेरिकन प्रेरी डॉग्स और मंकीज़, ये अलग अलग ऐसे मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं जिसमें से ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। और दिस इज़ ए जूनोटिक ट्रांसमिशन, जूनोटिक डिजीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ जूनोटिक ऐसा नहीं है, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है ये। 2003 में USA में इसका आउटब्रेक हुआ था, जब जो 800 छोटे मैमल्स जो हैं वेस्ट घाना में से, कुछ ऐसे एक्जोटिक एनिमल्स जो हैं उनको USA में लाया गया पेट शॉप्स में। और पेट शॉप में से फिर ये जो वहाँ के डॉग हैं, प्रेरी डॉग्स जिसको कहते हैं, तो ये अमेरिकन डॉग्स को ये हुआ और फिर डॉग्स की वजह से इंसानों को ये होने लगा। तो स्टार्टिंग में ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रहता है, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होता है। और ख़ास करके सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, और इसके अलावा जो एक ही फैमिली के मेंबर हैं लेट्स से, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी वजह से, कफ के ड्रॉपलेट्स की वजह से भी हो सकता है, राइट। लकीली कोविड जैसे हवा से भी स्प्रेड होता है, तो वैसे ये स्प्रेड नहीं होता है, तो उतना धड़ाधड़ स्प्रेड नहीं होगा ये, यही हम आशा रख सकते हैं, राइट। स्किन रैश, जो स्कैब्स होते हैं, जो छोटे छोटे स्कैब्स हो जाते हैं ना पूरे शरीर पर, तो ये स्कैब्स जो हैं उनकी वजह से भी होता है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़े पहन लिए, ब्लैंकेट यूज़ कर लिया तो भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री न होने के बावजूद भी एक केस देखने को मिला है, तो थोड़ा ये चिंता का विषय है, राइट। अब हमें सर्वेलेंस, टेस्टिंग, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करनी होगी। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो लगभग 85% जितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती हैं। तो इसका कोविड जैसा नहीं है कि नई वैक्सीन ढूंढनी है, वी ऑलरेडी हैव ए वैक्सीन। और हमारे देश में जो 45 ईयर्स से कम की एज के लोग हैं तो उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं दी गई है, क्योंकि तब तक ये जो स्मॉल पॉक्स हैं ये इराडिकेट हो गया था, ख़त्म हो गया था, नाबूद हो गया था हमारे देश में से।
तो अब हमें ऐसे लोगों को, यानी कि हम सबको शायद वैक्सीनेट करना पड़े। और जो सीवियर ऐसे लोग हैं जिनको सीवियर डिजीज़ हो सकता है, तो ऐसा प्रायोरिटी लिस्ट हमें तैयार करना पड़ेगा। और फिर एक दूसरा ड्रग है जिसका नाम है टेकोविरिमेट। टेकोविरिमेट जो है कि एंटीवायरल ड्रग है, जो स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया गया है। तो इसका प्रोडक्शन और स्टॉक पाइल जो है वो हमें डोमेस्टिक लेवल पर करना चाहिए। और जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में, मीन्स इसके इस डिजीज़ के साथ कोई स्टिग्मा ऐसा नहीं कि सिर्फ गे हैं उनको ये हो सकता है, राइट। तो ऐसी कोई गलत चीज़ें जो है वो स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर्वेलेंस कीजिए और अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। दिस इज़ द वे आउट। दोस्तों अब हम 5G के बारे में बात कर लेते हैं, देन वी विल रैप इट अप। टेरिस्टेरियल 5G नेटवर्क्स आर बीइंग रोल्ड आउट अक्रॉस कंट्रीज, राइट। दुनिया के अलग अलग देशों में 5G मोबाइल नेटवर्क जो हैं उसको स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। इसको टेरिस्टेरियल कहते हैं, जो ज़मीन पर ऐसे टावर्स और नेटवर्क जो है उसको एक्सपांड करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ साथ जो नॉन टेरिस्टेरियल नेटवर्क्स हैं उसके साथ टेरिस्टेरियल नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जा रहा है, राइट। कि जो हमारे नॉर्मल जो मोबाइल की सर्विस अभी तक कहाँ से, टावर से चलती है। हम कहते हैं ना नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं मिल रहा। पहले ऐसे कहते थे कि टावर कम है, ऐसा जो जो सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती थी तो कहते थे कि टावर कम है, क्योंकि उस टाइम पर इट वाज वेरी कॉमन थिंग कि हर जगह पर टावर्स बन रहे थे, राइट। लेकिन अब हम हार्डली देखते हैं, क्योंकि मोस्टली हर जगह पर टावर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो टेरिस्टेरियल ज़मीन में जो टावर्स लगाए जाते हैं, उसी के साथ साथ नॉन टेरिस्टेरियल नेटवर्क्स, यानी कि जो लो लेटेंसी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं जिनको सेटनेट्स कहते हैं। तो अब ये जो टेरिस्टेरियल नेटवर्क है उनको सेटनेट्स के साथ जोड़ने की कोशिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और स्टारलिंक नाम की कंपनी है, एलोन मस्क की कंपनी है, तो उन्होंने कुछ 2500 जितने LEO ये लियो सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं 1200 किलोमीटर ऊपर। और वन वेब जो भारती ग्लोबल एयरटेल वाली कंपनी जो है ना, तो वन वेब भारती ग्लोबल ने कुछ 648 लियो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो जहाँ तक मैंने समझा इस चीज़ को कुछ ऐसा होगा कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ना, हमारा 5G मोबाइल फ़ोन, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए आपको अच्छा नेटवर्क ही मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क कम है ज़्यादा है, हर जगह पर आपको गुड क्वालिटी का नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि ज़मीन में टावर्स लगाए हैं और यही टावर्स और ऊपर सैटेलाइट्स, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक बहुत अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करेगी। रिलायंस जियो ने भी, एक लक्समबर्ग की कंपनी है, तो उनके साथ मिलकर, और अमेज़ोन का एक प्रोजेक्ट कुइपर चल रहा है। और ये सारे नाम जो है ना वो आप याद रख लेना, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके A और B मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पर आपको रिलायंस जियो नाम दिया जाएगा, स्टारलिंक, फिर भारती ग्लोबल कंपनी, और फिर यहाँ पर अलग अलग उसके टाइप्स जिनके साथ हैं, या फिर कौन सा प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, वो सारे नाम होंगे। कि फॉर एग्जांपल स्पेस एक्स, तो फिर स्टारलिंक, ऐसे, ठीक है। अब ये जो अराउंड द क्लॉक कनेक्टिविटी या फिर जो टेरिस्टेरियल एंड सैटेलाइट की कनेक्टिविटी है, इसके 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, सर्विस कंटिन्यूटी टू प्रोवाइड सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन टेरिस्टेरियल नेटवर्क्स एंड सेटनेट्स इन केस ऑफ पब्लिक सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी सिचुएशन। पब्लिक सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपका टावर जो है वो रहेगा, आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, सर्विस यूबिक्विटी to provide 5G services in unserved and undeserved areas of the world, thereby bridging the digital divide. Digital divide नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हर जगह पर नेटवर्क अवेलेबल होगा। And number 3, service scalability that utilizes the unique capabilities of setnets in multicasting and broadcasting similar content over a large geographical area. तो again आप content जो है वो हर जगह पर spread कर पाएंगे because of this around the clock connectivity, अच्छी connectivity. LEO sets can provide service not only to stationary but also in motion users. आप प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आपको उतनी ही स्ट्रेंथ मिलेगी। तो पूरा जो बिजनेस मॉडल है डेटा कंजम्पशन का और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इंटरेस्टिंगली, वायरलेस कम्युनिकेशंस थ्रू लियो सैटेलाइट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज प्रूवन टू बी 1.47 टाइम्स फास्टर दैन कम्युनिकेशन ओवर द सेम डिस्टेंस थ्रू टेरिस्टेरियल ऑप्टिक फाइबर। टेरिस्टेरियल ऑप्टिक फाइबर से ये जो लियो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन किया जाता है, या फिर जो टावर की स्ट्रेंथ है, या फिर इंटरनेट एक्सेट्रा, तो ये 1.47 टाइम फास्टर है।
विच इज़ वेरी गुड। तो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव ही होती जाएगी आने वाले समय में। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, कोस्ट का चैलेंज है, राइट। स्टार्टिंग में जब इसको रोल आउट किया जाएगा तो इट विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन जैसे हर चीज़ों के साथ होता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो कॉस्ट जो है वो भी इसकी कम हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर थोड़े बहुत हर्डल्स जो हैं वो कंपनीज को फेस करने पड़ सकते हैं, बट आई एम श्योर दे आर गोइंग टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. ये वीडियो पसंद आया हो तो please share it with other students as well. I'll see you soon with some another interesting topics. Current affairs का वीडियो आएगा, उसके बाद फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो भी आएगा। एंड प्लीज़ डियर फ्रेंड्स शेयर, राइट। अब तो शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि लगभग पिछले 1 महीने से, राइट, मुझे जो इंजरी हुई थी तो आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम दैट, और जैसे ही उसमें से रिकवर मीन्स आई एम स्टिल रिकवरिंग, राइट। 95% ओके नाउ। अब बस दिस इज़ द लास्ट वीक, तो लास्ट वीक ये सारी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, देन आई विल बी फुली बैक टू नॉर्मल। और तो ये इंजरी की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप हो गई, मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़, और ऊपर से ये सीजनल चेंज हुआ और बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, तो 3-4 दिन उसमें बिगड़ गया। तो हेल्थ वाइज इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तो पूरा 1 महीना मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ चला गया, राइट, बीमारी में ही चला गया। तो अब फुल फ्लेज से काम करना है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एज वेल, राइट। पूरा यू विल बी एबल टू सी मी, वीडियो आएगा मेरा, तो ये प्लान चल रहा है अभी। तो यू विल बी एबल टू सी मी, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, इंटरेस्टिंग किताबों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, उनका रिव्यू करूँगा, उसमें जो लिखी गई इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन उसके लिए आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्टिवली शेयर द वीडियो, टॉक अबाउट दिस चैनल, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए, बिकॉज यू नो कि कंटेंट जो है क्वालिटी, आप देखिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आप देख लीजिएगा खुद, आपको उसमें कुछ ही ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे, 1-2 टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर वो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे आप इजीली समझ जाएंगे उन आर्टिकल्स को, राइट। लेकिन अब देखिए रेंज ऑफ न्यूज़पेपर, मैंने पायोनियर न्यूज़पेपर देख लिया, उसमें इतना खास कुछ मुझे मिला नहीं। आई हैव गॉन थ्रू ट्रिब्यून, आई हैव गॉन थ्रू हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी है, आप देखिए यहाँ पर, राइट। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर में से बेस्ट आर्टिकल्स जो हैं एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को आपके साथ हर रोज़ यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू डू, राइट। लोग ऐसे 5 वीडियोस बना लेते हैं, दूसरी चैनल्स जो आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स, मैं यहाँ पर एक वीडियो में आपको 5-6 टॉपिक्स दे देता हूँ। दूसरे लोग क्या करते हैं कि इसके एक वीडियोस बनाएंगे, आपको लगेगा कि दिन में 10 वीडियोस आ रहे हैं, पर 10 में से यही एक वीडियो जो है वो 5 वीडियो के बराबर है। एंड फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में भी वही है। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।